नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण एक दो-धारी तलवार की तरह कैसे काम कर सकती है। अ, इससे संबंधित यदि हम एक प्रश्न तैयार करें तो ये हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण दो-धारी तलवार है। भारत के पास अपनी जनसंख्या के आकार में कटौती करने की गुंजाइश है, लेकिन उसे उस ट्रैप से बचने की आवश्यकता है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के आलोक में हम इस वीडियो को चर्चा करेंगे और ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चनों की डिज़ाइनिंग होती है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश और असम की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आएंगे। अब टू चाइल्ड पॉलिसी के संदर्भ में इस प्रकार की जो कहने कॉन्सेप्ट्स हैं या अवधारणाएँ हैं, अपनी-अपनी जिज्ञासाएँ या अपने-अपने जो मत हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी सही है या ये पॉलिसी गलत है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जनसंख्या नियंत्रण है दो-धारी तलवार की तरह कैसे काम करती है। दो-धारी तलवार का मतलब ये होता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने से एक तरफ लाभ भी होता है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। यानी अगर हम जनसंख्या नियंत्रण पे काम करेंगे तो हमें लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी आएँगी। इसे कह रहे हैं कि दो-धारी तलवार है। तो इस प्रश्न में जैसे कह रहा है कि कटौती करने की गुंजाइश है, यानी कि हम गुंजाइश कर सकते हैं। तो इससे कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। लेकिन हमें उस ट्रैप से बचने की आवश्यकता है, तो वो ट्रैप जो है वो एक चुनौती के रूप में है, तो इस ट्रैप से हमें बचने की आवश्यकता है, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। यानी हमें इस प्रश्न के आलोक में मुख्य रूप से 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है, एक इससे लाभ क्या हैं और लाभ पे हल्की-सी फ़ोकस करना है, लेकिन हम ज़्यादा फ़ोकस ये करना है कि इसमें चुनौतियाँ क्या हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि असम और उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आएँगे। टू चाइल्ड पॉलिसी लाने के पीछे उनका मकसद ये है कि जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। भारत की आबादी जो है करीब-करीब 140 करोड़ के आस-पास हो गई है। चीन की आबादी करीब-करीब 150 करोड़ की है और ये माना जा रहा है कि 2025-26 तक जो है भारत की आबादी जो है चीन की आबादी को भी पीछे छोड़ देगी। ऐसी यहाँ पे वृद्धि दर चल रही है। जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ रही है। इस लिहाज से अगर देखें पूरी वैश्विक स्थिति के पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो अमेरिका में देखें तो वहाँ पर जो है जनसंख्या कह लें कि वो प्रतिस्थापन स्तर के नीचे आ रही है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। वृद्धि दर बहुत कम है, धीरे-धीरे वहाँ पे बढ़ रहा है और दुनिया भर में देखा जाए तो करीब-करीब आधे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या निरंतर रूप में कम हो रही है। तो भारत में भी सोचा जा रहा है कि उसको कम किया जाए, धीरे-धीरे प्रतिस्थापन स्तर के नीचे लेकर के आया जाए, जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जाए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पर काम किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रिपोर्ट है, एक आकलन है जिसमें ये बताया गया है कि 2021 से लेकर के 2031 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.09 के गुणक के साथ वृद्धि होगी। मतलब कि 2021 से 2031 के बीच के 10 सालों में हर साल देखा जाए तो भारत की वृद्धि कितनी होगी, तो वर्तमान वृद्धि में 1.09 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी वृद्धि होगी हर साल। और कब तक होगी? ऐसा इस एक दशक के बीच में होगा, 2021 से लेकर के 2031 के बीच में। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या जो है अब मंद गति से बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य ये है। और मंद गति से बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि जनसंख्या तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन उसकी रफ़्तार जो है वो कम रहेगी। रफ़्तार कम होने का ये भी मतलब है कि 2060 तक ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या में जो है गिरावट आती चली जाएगी और गिरावट होने से क्या है कि प्रजनन दर जो है वो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ जाएगा। मतलब कि प्रजनन दर उतना रहेगा जितने से कि मरने वाले लोगों की दर जो है वो लगभग बराबर रहे, या ये कहें कि प्रजनन दर मरने वाले लोगों की दर से कम रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में जो है वृद्धों की संख्या बढ़ती चली जाएगी निरंतर रूप से और बच्चों की संख्या घटती चली जाएगी। हम कह लें ये है प्रतिस्थापन दर, या कहें कि प्रजनन दर शून्य से कम हो जाना, इस प्रकार से चीज़ें हैं। मतलब ये कि जनसंख्या में जितने लोग मर रहे हैं, घट रहे हैं, उससे कम लोग जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मान लीजिए कि 1 साल में 100 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन बच्चे जो हैं 95 पैदा हुए उसी साल। तो हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो -5% है। नेगेटिव में -5% होने का तात्पर्य ये है कि अभी हम प्रतिस्थापन स्तर के नीचे आ गए हैं। अब एक सिद्धांत है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस हैं, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनकी पुस्तक है जिसमें कहा है कि जनसंख्या के बारे में कुछ इन्होंने सिद्धांत दिए हैं कि जनसंख्या जो है वो हर 25 सालों में
दोगुनी रफ्तार से बढ़ जाती है। जैसे अभी मान लीजिए इस साल जनसंख्या जो है 140 करोड़ है, तो 25 साल बाद इसकी दोगुनी हो जाएगी। मतलब ऐसी बात है, लेकिन 140 करोड़ का दोगुना होना तो ये व्यावहारिक रूप से सही नहीं है। लेकिन जैसे कम जनसंख्या है, 1 करोड़ की जनसंख्या, तो 25 साल बाद हो सकता है वहाँ पे 2 करोड़ की जनसंख्या हो जाए। अगले 25 साल बाद हो सकता है वहाँ पर 4 करोड़ की जनसंख्या हो जाए। अगले 25 साल बाद वहाँ पर 16 करोड़ की जनसंख्या हो जाए। तो वो दुगने रफ्तार से बढ़ती चली जाती है। 4 के बाद 8 होगा, सॉरी 8 होगा, फिर 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। तो हर 25 साल बाद ये संख्या जो है अपनी मूल जनसंख्या से दोगुनी हो जाती है। जबकि जो हमारे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज, वो सामान्य गणना विधि से आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमारे मान लीजिए कि चावल है, चावल मान लीजिए कि 1000 टन है, तो वो 2000 टन होने में लगेगा आपको 25 साल। लेकिन अगले 25 साल में ये ऐसा नहीं कि बढ़ कर के 4000 टन हो जाएगा, बल्कि ये अगले 25 में हो सकता है कि 3000 टन हो जाए। फिर 4000 टन होने में उसको अगला 25 साल लगेगा। तो ये है कि जो हमारे संसाधन हैं वो नियमित रूप से एक सामान्य विधि से बढ़ते रहते हैं, लेकिन जनसंख्या जो है हर 25 साल में दोगुनी रफ्तार से बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी तो हम रिसोर्सेज हमारे कम होने लगेंगे, जिससे उनमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार से नहीं होगा और सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। तो इस चीज़ के आलोक में देखा जाए तो ये तर्क सही दिया जा रहा है कि हम जनसंख्या कंट्रोल पर काम करें। लेकिन इसका एक अपवाद भारत खुद भी है कि यहाँ पे आबादी जो है 140 करोड़ हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो खाद्य संकट है, वो हम कह लें कि खाद्य की संकट नहीं है। अब हर एक नागरिकों के पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, धांधली या गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से, तो बात दूसरी है, लेकिन खाने की कमी नहीं है भारत में। तो ये अपवाद तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमें जो है एक ऐसी स्थिति ज़रूर लानी चाहिए कि हमें कोई दिक्कत ना हो संसाधनों के स्तर पर और सामाजिक विभाजन या जो संकट होते हैं, असुरक्षाएँ होती हैं, उस संदर्भ में। एक थ्योरी और है जिसको बोलते हैं बिग पुश थ्योरी। इसमें क्या है कि अगर प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती जाती है, तो क्या होता है, उससे बचत कम होता है। जब बचत कम होता है तो उसको निवेश से जोड़ करके देखा जाता है, यानी कि निवेश कम होगा, और जब निवेश कम होगा इसका मतलब कि उत्पादन जो है कम होगा, इसका मतलब देश की जीडीपी कम होगी। तो देश की जीडीपी वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि लोगों की आय बढ़े, और लोगों की आय बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रित रहे। जनसंख्या कम रहेगी तो जितनी भी कम जनसंख्या रहेगी उसके पास संसाधनों का वितरण उतना ही ज़्यादा रहेगा, जिससे उनके पास बचत उतना ही ज़्यादा रहेगा, जिससे वो निवेश अधिक कर सकेंगे, जिससे उनकी जीडीपी बढ़ेगी। यानी जनसंख्या की कंट्रोल करने के लिए एक तर्क ये दिया जाता है कि जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो इससे हमारा निवेश यानी कुल मिलाकर के जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। अब हम देखें कि इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं कि उच्च जनसंख्या हमेशा खराब आर्थिक स्थिति का कारण नहीं होती है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो पक्ष में तो ये तर्क है जो माल्थस के सिद्धांत और बिग बुश जो थ्योरी है ये है, लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क है। विपक्ष में क्या है कि अगर जनसंख्या एक बैग बड़ी तेज़ी से धीमे हम करते चले जाएंगे तो इससे अर्थव्यवस्था हेतु काम करने के लिए जो पर्याप्त लोग होते हैं उनकी कमी हो जाएगी, यानी कि श्रम की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, तो लोग उत्पादन प्रक्रिया में कम लोग होंगे, तो जीडीपी घटेगी, ऐसा इनका मानना है। और ये है कह रहे हैं कि गैर उत्पादक उम्र की आबादी बढ़ेगी, यानी जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इससे क्या है कि उनके पेंशन के लिए, उनके आवास के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा सरकार को। सरकार उस पे एक्सपेंड करेगी तो वो घाटे में आएगी, तो उसकी स्थिति खराब होगी, ऐसा तर्क दिया जाता है। फिर गैर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा इससे, यानी कि जब वृद्ध लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी और इन लोगों की संख्या कम रहेगी, जो युवा वर्ग है इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, तो वो उद्योगों में तो काम करेंगे नहीं वृद्ध लोग, तो इसलिए जो उद्योग लगे हुए हैं वो भी धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे, नहीं कि गैर औद्योगिकरण को की स्थिति आ जाएगी, ये तर्क दिया जाता है। और फिर ये है कि जॉन मेनार्ड केन्स ने बताया है कि अगर आबादी गिर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो मांग है, जो समग्र मांग है, उसमें कमी होती चली जाएगी, और जब मांग में कमी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो उत्पादन है वो कम होगा, उत्पादन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट की संख्या वो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयड की संख्या जो है बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट संख्या घटती चली जाएगी। और फिर
इससे उनका जो बचत है, सेविंग्स, वो भी घटेगा। जब सेविंग्स घटेगा तो निवेश भी घटेगा, निवेश घटेगा तो जीडीपी भी घटेगा। तो कुल मिलाकर के जीडीपी में कमी आएगी जब वहाँ पर आबादी गिरती चली जाएगी और मांग में कमी आ जाएगी। तो ये हैं कुछ तर्क। इसके अलावा एक तर्क ये दिया जाता है चीनी मॉडल। चीन में भी वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया गया था 1980 के दशक में। उससे क्या हुआ, वहाँ पे वृद्धों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली गई थी। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ पर वहाँ की चीन की सरकार ये कह रही है कि आप जो है विवाह करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्पादन करें, ताकि जो है वहाँ पे वृद्धों की संख्या कम होती जाए और युवा वर्ग की संख्या जल्दी से बढ़े। तो वहाँ पे अधिक बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चीन में फेल हो गया है। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं चीन वाली स्थिति हमारे देश में ना हो जाए, तो इसलिए हमें इस प्रकार के कामों में थोड़ा सा अभी पीछे हटना चाहिए। और फिर इसमें ये भी बात कही जा रही है कि सामाजिक समरसता को प्रभावित करेगी ये नीति। जो टू चाइल्ड पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, ये सामाजिक समरसता के लिए हानिकारक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए धर्म, हमारे देश में धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है। कुछ लोग एक विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को जो है ये कहते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जब ऐसी नीति की बात की जाती है कि टू चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे, थ्री चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे, तो उनको लगता है कि ये हमारे धर्म पर आघात पहुँच रहा है। क्योंकि जो बच्चा होता है उसके जन्म के पीछे व्यक्ति का हाथ नहीं, बल्कि जो उनके इष्ट हैं, देवता हैं, अल्लाह हैं, जो भी हैं, उनको उनका हाथ होता है। उनकी कृपा से जो है वो बच्चे का जन्म होता है। तो इसलिए इस पर दखल-अंदाज़ी करना वो धर्म के खिलाफ़ है। तो कहीं कुछ लोगों के मन में अगर ऐसा विचार आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है सामाजिक समरसता जो है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा गरीबों पर इसका असर पड़ सकता है। गरीबों पर किस तरीके से, कि अगर देखें, एक कॉन्सेप्ट है कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर मतलब होता है कि एक महिला पूरे अपने जीवन पर्यंत में जितने बच्चे पैदा कर सकती है वो उसका होता है कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर जो होती है वो गरीबों में अधिक होती है, और जब जैसे-जैसे आय बढ़ती है वैसे-वैसे उसमें कमी भी आती जाती है। यानी कि प्रजनन दर का जो संबंध है वो आय से है। आय जब बढ़ेगी तो कुल प्रजनन दर घटेगी। लेकिन अगर हम कहें कि उनकी आय को ना बढ़ा करके कुल प्रजनन दर को कम करें, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके ऊपर नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ सकता है। इस तरीके से पात्रता आधारित जनसंख्या नियंत्रण नीति गरीबों को नुकसान पहुंचाएगी। कि अगर टू चाइल्ड पॉलिसी है तो उसको हम तभी पात्र मानेंगे जिसके 2 ही बच्चे हैं। तो इससे गरीबों के ऊपर नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे पैदा करने का जो होता है वो आय से बड़ा उसका गहरा संबंध होता है। आय ठीक है नहीं, और हम उनको जो है कुल प्रजनन दर में कमी करने की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और अगली बात ये है कि भारतीय समाज जो है वो लगभग पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें ये व्यवस्था की जाती है कि लड़कों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है लड़कियों की अपेक्षा। अब जब ऐसा होगा कि हमें टू चाइल्ड पॉलिसी पे काम करना है, तो जो लोग सोचेंगे हमें लड़का ही चाहिए, तो पेट में अगर लड़की है तो उसका भ्रूण हत्या भी बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इससे क्या होगा कि जो कुल लिंगानुपात है उसमें बड़ी तेज़ी से कमी आ सकती है। भारत का वर्तमान लिंगानुपात करीब 909 लड़कियां प्रति 1000 पुरुष है। इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, यहाँ सब के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे लिंगानुपात 800 से भी कम है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो टू चाइल्ड पॉलिसी कहीं भ्रूण हत्या, इस प्रकार की चीज़ें, लिंगानुपात में असंतुलन वाली स्थिति न ला दे, ये एक तर्क दिया जा रहा है। तो इसके उपाय के रूप में हम क्या कह सकते हैं? उपाय के रूप में कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हमारा जो जनसांख्यिकी लाभांश है, यानी जनसंख्या की जो आयु वर्ग है, उसमें 2021 में अनुमान के अनुसार बताया जाता है कि 29 साल से कम लोगों की संख्या 53.6% है, जबकि 25% लोग ऐसे हैं जो 14 साल से कम हैं। यानी कि भारत में युवा वर्ग की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। तो उनके लिए कुछ ऐसा काम किया जाना चाहिए कि जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति हम पैदा करें। जनसांख्यिकीय लाभांश वह स्थिति होती है जिसके द्वारा किसी वर्ग विशेष को रोज़गार, उसका कौशल, उसकी शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करके उसको रोज़गार योग्य बना दिया जाता है, जिससे कि वो देश की जीडीपी में बढ़ाने में योगदान करे। वही होता है जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर वो रोज़गार युक्त जनसंख्या नहीं है
तो वो जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति नहीं होती है। तो तर्क ये है कि जनसांख्यिकी लाभांश की ओर काम करना चाहिए। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस पे ध्यान ना दिया जाए। और दूसरा तर्क ये उपाय ये बताया जाता है कि कौशल विकास जो है इस पर ध्यान दिया जाए। जो बहुत बड़ी युवा वर्ग की आबादी है उसके शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनको नए-नए कौशल सिखाए जाएँ और जितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं इन सब के माध्यम से। और ये कि महिलाओं को मुख्य रूप से शिक्षा अच्छे से मुहैया कराया जाए, क्योंकि जैसे-जैसे महिलाएँ शिक्षित होती हैं वैसे-वैसे उनमें प्रजनन दर जो है, फर्टिलिटी रेट वो धीरे-धीरे वो कम करती चली जाती हैं, क्योंकि उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो हम डायरेक्ट टू चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने से पहले ये कर सकते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश पर काम करें, कौशल विकास पर ध्यान दें, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। लेकिन हाँ, ये एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। एक डायरेक्ट रूप से कोई कानून लेकर ला करके ऐसा आरोपित नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारा देख लें कि ओवरऑल गाँव में जो फर्टिलिटी रेट कितनी है। फर्टिलिटी रेट मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के रूप में गाँव में 3.5 है, शहर में एग्ज़ाम्पल के रूप में मान लीजिए 2.5 है। तो हम गाँव और शहर के लिए अलग-अलग नीति बना सकते हैं कि अभी अगले 4 साल में जो है यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो 3 होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति 3 से ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, और शहर में जो है 2 होना चाहिए। फिर धीरे-धीरे इनको 5-7 साल का समय और दें, फिर 2 चाइल्ड पे कर दें, फिर इनको और समय दें तो इनका 2 ही पे मान लीजिए रहने दें। धीरे-धीरे करके 10 साल, 15 साल में 2 चाइल्ड पॉलिसी एक निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से लेकर के आएँ, ताकि किसी को असुरक्षा या असंतुलन वाली या सामाजिक समरसता में निर्विघ्न हो, ऐसी स्थिति महसूस ना हो। तो ये है इस वीडियो का चर्चा। I hope you could understand the whole topic, and you will be able to answer this type of question if it is asked in the UPSC or PCS examination. Thanks for watching till the end. Namaskar. Jai Hind.